दोस्तों नमस्कार। स्मृति जुबिन ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल से बहुत हिट नाम और घर घर तक पहुंचने वाली स्मृति ईरानी की दूसरी पारी राजनीति में शुरू होती है। एक दौर था जब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ थी, लेकिन आगे चल करके वो नरेंद्र मोदी की सबसे खास सिपाही सालार बनती है। और नरेंद्र मोदी जब केंद्र के चुनावी राजनीति में दाखिल होते हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं, उस समय नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी को अमेठी से राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ाते हैं। स्मृति ईरानी ने अमेठी में एक बड़ा मुकाबला किया, लेकिन वो राहुल गांधी से तकरीबन 1.5 लाख वोटों से हार गए। हारने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का सबसे चमकता हुआ सितारा उनको बनाया। मानव संसाधन विकास मंत्री बनी वो, जो आज शिक्षा मंत्री जिसे कहते हैं। और उस दौर में स्मृति ईरानी की तू तो बोलती थी। स्मृति ईरानी से मिले बिना कोई प्रधानमंत्री के नजदीक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन देखते ही देखते उनके सितारे गर्दिश में चले गए। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी एक बार फिर से राहुल गांधी के सामने थी, और जिस तरह की बिसात बिछाई गई, राहुल गांधी भी उस बात को भांप चुके थे और राहुल गांधी अपनी दूसरी सीट केरल चले गए। यहां पर जो हालात थे कि तमाम विपक्षी जो नेता थे उनको हाईजैक करके और राहुल गांधी के खिलाफ एक ऐसी मोर्चेबंदी की गई कि राहुल गांधी चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी जब जीत करके पार्लियामेंट पहुंची, इठलाती और बल खाती हुई, क्योंकि राहुल गांधी को हरा करके आई थी। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने उनके पर कतर दिए, वो केवल कपड़ा मंत्री रह गई। और फिर इतने सितारे उनके गर्दिश में गए कि स्मृति ईरानी धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। और अगला चुनाव जब उन्होंने 2024 में अमेठी से लड़ा, ताल तो ठोकी उन्होंने राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी को बार बार उन्होंने चुनौती पेश की कि राहुल गांधी आए और इस बार फिर हारेंगे। लेकिन एक खबर बहुत पहले, जिस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, कि यही स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट के भीतर अपने पहले कार्यकाल में जिस तरह से मायावती को चोट पहुंचाई थी, मायावती के सामने दहाड़ करके उनके मनोबल को जो तोड़ने की कोशिश की थी, स्मृति ईरानी का जलवा बढ़ता गया। और उसके बाद फिर स्मृति ईरानी सोनिया गांधी पर हमला करने लगी। सोनिया गांधी को जिस ढंग से उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर संबोधित किया, वो कांग्रेस पार्टी को एक तरह से गहरा दर्द दे गया। और यहां तक कि सोनिया गांधी के दोनों बच्चों को, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और उसी समय एक बिसात बिछाई गई कि स्मृति ईरानी को ऐसी मात देनी है कि स्मृति ईरानी फिर कभी खड़ी ना हो सके। अमेठी का लोकसभा चुनाव था। बार बार यह कहा जा रहा था कि क्या स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी आएंगे, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने अपने सबसे खास एक तरह के अपने क्लर्क शर्मा को उतार दिया मैदान में। और शर्मा जो पूरे अमेठी के चप्पे चप्पे से परिचित थे, वो चुनाव लड़ाया करते थे। राहुल गांधी के एक तरह से वो प्रबंधक, चुनाव प्रबंधक थे। किशोरीलाल शर्मा ने उस चुनाव में स्मृति ईरानी को नाकों चने ही नहीं चबवाए, बल्कि एक बड़े मार्जिन से जीत भी हासिल की। और स्मृति ईरानी की सारे ऐश्वर्य का किला ढह गया, अदृश्य हो गई। मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। 14 में हारने के बावजूद, लेकिन 19 में जीतने के बावजूद कद घटता है, और 24 में हारने के बाद अदृश्य। 355 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन कल स्मृति ईरानी फिर से अमेठी पहुंचती हैं। अमेठी के जगदीशपुर में
एक सभा में उन्होंने हिस्सा लिया और आज उन्हें अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेना था। अब ये उनका कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम पहले से तय हो या अचानक तय हुआ हो, मैं इसका राजनीतिक विश्लेषण करना चाहता हूं। क्या वजह है 355 दिन के बाद किशोरीलाल शर्मा से पराजित होने वाली स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचती हैं, और वो अमेठी जहां वो कसमें वादे खाती थी कि हम कभी अमेठी के लोगों को छोड़ेंगे नहीं, अमेठी से हमारा घर का नाता है। उन्होंने तो एक अपना घर भी बनवा लिया था, लेकिन उस आशियाने को छोड़ करके वो अपनी बेटी के पास चली गई, जो गोवा में एक बिजनेस चलाती है। वो कौन सा बिजनेस है मैं नहीं कहूंगा। अब स्मृति ईरानी फिर से अमेठी में सक्रिय हो रही, उसकी वजह क्या है? उसकी 2-3 वजह हो सकती है। एक खबर जो कल निकल करके आई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाया जा सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओवरहॉलिंग होने जा रही है। राहुल गांधी की विशेष नजरें उत्तर प्रदेश और बिहार पर है। बिहार में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को बदल करके जाटव समाज के, दलित समाज का एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और अब उत्तर प्रदेश में बदलाव की तैयारी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा, सुनने में आ रहा है, प्रभारी भी बदला जाएगा। अविनाश पांडे की जगह प्रियंका गांधी के आने की सुगबुगाहट है, तो दूसरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इमरान मसूद का नाम चल रहा है। और इधर मोना मिश्रा जो नेता विधायक दल हैं, उनकी जगह पर चौधरी जो दूसरे विधायक हैं ओबीसी समाज के, उनको लाया जा सकता है। क्या प्रियंका गांधी के चेहरे को काउंटर करने के लिए स्मृति ईरानी को लाया जा रहा है, या फिर कोई और अमेठी में खिचड़ी पक रही है, कोई और खेल होने जा रहा है? अब जरा आज की जो खबर है, अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी समारोह में उनका शामिल होना क्या कहता है। अहिल्याबाई होलकर भले ही साम्राज्ञी थी, रानी थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा से जाति की राजनीति करती है। ये मोदी और शाह की जो बीजेपी है, ये विशुद्ध जातिगत समीकरणों पर वोट हासिल करती है। उसकी राजनीतिक नैरेटिव के रूप में भले ही सांप्रदायिकता हो, हिंदुत्व हो, मुसलमानों के खिलाफ नफरत हो, लेकिन असल में जातियों का समीकरण, जातियों का कॉम्बिनेशन बना करके वो चुनाव मैदान में आती है, जिसका उसे फायदा मिलता रहा है। अहिल्याबाई होलकर धनकर पाल समाज की आइकॉन मानी जाती है। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जितना उनको तवज्जो मिलती है, उत्तर प्रदेश में भी अहिल्याबाई होलकर का नाम, और एक स्त्री, वो भी पाल समाज से, अति पिछड़ा समाज से। और इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप देखेंगे तो पाल समाज के 3 प्रदेश अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पाल हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पाल हैं, और इधर अनुप्रिया पटेल के जो प्रदेश अध्यक्ष सोनल पटेल की जो पार्टी है, सोनल पटेल अपना दल जो है, उसके भी प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज के 3 प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज के हैं। आप समझ सकते हैं कि अति पिछड़ा जो समाज है, पाल समाज है, उसकी उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका होने जा रही है। मंडल की जब पॉलिटिक्स होती है तो उसमें खास करके अपर ओबीसी, जिसमें जाट है, गुर्जर है, लोध है, यादव है, ये जातियां निकल करके सामने आती हैं। कुर्मी है, मौर्य है, ये जातियां मजबूत होकर के निकलती हैं। लेकिन आज का जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, वो असल में कर्पूरी कांशीराम राजनीति है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में अति पिछड़ों के एक तरह से झंडा बरदार, जिन्होंने अति पिछड़ों को अलग से रिजर्वेशन का फॉर्मूला दिया, और वो कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय सबसे पहले शुरू किया, और लालू प्रसाद यादव के एक तरह से वो आइकॉन हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में, और ये मैं आंकड़ा कई बार दे चुका हूं, बहुत ऑथेंटिक आंकड़ा है जिसके सबूत मेरे पास हैं, पिछले 1 साल के भीतर 1000 से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोगों की हत्याएं या उनका उत्पीड़न हुआ है। और उसमें अधिकांश जो घटनाएं हैं, जिनके जो आरोपी हैं, वो योगी आदित्यनाथ के सजातीय राजपूत जाति के, ठाकुर जाति के। और अति पिछड़ों में चाहे वो पाल हो, यानी गड़रिया समाज है,
या वो तेली हो, नाई हो, कुम्हार हो, काछी हो, वो आपका लोहार हो, राजभर हो, बिंद हो, केवट हो, कश्यप हो, ये जो तमाम जातियां हैं, उत्तर प्रदेश में 15 से 20% कम से कम आबादी, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है इसलिए बहुत ऑथेंटिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम 20%। और ये अति पिछड़ा समाज जो पिछले 1 साल से बुरी तरीके से पीड़ित है, प्रताड़ित है, और यहां तक कि हत्याएं भी हुई। और दबाने, प्रताड़ित करने वाला, मारने वाला कौन है? योगी आदित्यनाथ की सजा दी है, और ये बाकायदा दर्ज आंकड़े हैं। इस हालात में अति पिछड़ा समाज, जिसको मैं कहता हूं कर्पूरी कांशीराम फॉर्मूले पर राजनीति इस समय हो रही है। अति पिछड़ा समाज ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक उसी तरह से जैसे नॉन जाटो दलित महत्वपूर्ण है या मुसलमानों में पसमानदा महत्वपूर्ण है, वैसे ही अति पिछड़ा समाज की तरफ ये पूरा डेमोक्रेसी जा रही है। और उनकी भागीदारी का सवाल, उनके प्रतिनिधित्व का सवाल, उनके एजेंडे का सवाल प्रमुख हो गया है। ऐसे में अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी समारोह में पहुंचना, स्मृति ईरानी वो भी महिला है, अहिल्याबाई, वो एक मैसेजिंग है कि कैसे उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा समाज को लामबंद करने के लिए स्मृति ईरानी को लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ जो सर्वे सर्वा उत्तर प्रदेश में है, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है, और मोदी और शाह के लिए एक तरह से योगी आदित्यनाथ चुनौती बने हुए हैं। तो स्मृति ईरानी को इसलिए भी अमेठी लाया जा रहा है कि दिखाया ये जाए कि वो राहुल गांधी या किशोरीलाल शर्मा या प्रियंका गांधी के लिए चुनौती पेश करेंगी, लेकिन असल में एक चुनौती वो योगी आदित्यनाथ के लिए भी पेश करेंगी, क्योंकि उनके आते ही जो मीडिया का डाइवर्जन है वो स्मृति ईरानी की तरफ होगा, और स्मृति ईरानी की गतिविधियों पर ज्यादा नजर मीडिया की रहेगी। और स्मृति ईरानी का भले ही सूर्य अस्त हो गया हो, लेकिन अभी भी एक विश्वसनीय नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को बना करके रखा हुआ है। मोदी के सामने अब वो जलवा भले ही ना हो, लेकिन एक दौर था जब वो मोदी की बेहद खास हुआ करती थी। क्या पता मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं कि स्मृति ईरानी की कहां वो भूमिका देख रहे हो, और अमेठी आना इस बात को साबित करता है कि स्मृति ईरानी यूं ही नहीं आई है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ते हुए अब मैदान में आने वाली है, बीएसपी में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अखिलेश यादव पहले से बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एक दूसरा सिपाहीसालार स्मृति ईरानी के रूप में नरेंद्र मोदी लेकर के आ रहे हैं, और इसका मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि कोई बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिले, और स्मृति ईरानी कोई बड़ी चाल के रूप में भी यहाँ